तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने एक विजन देखा कि हमारा ये न्यू इंडिया में जो आजाद भारत मिला है वो कैसा होगा इन फ्यूचर, हमारा विजन क्या होगा, हमारा इंडिया कैसा होगा, यहाँ के लोगों को हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे ताकि हम एक सॉवरेन, एक सुदृढ़ राज्य बना सके या स्टेट या कंट्री बना सके और दुनिया में इसकी पहचान बना सके। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे इन फ्यूचर। तो कुछ एक ओथ ली थी हम लोगों ने, जिसे इन द नेम ऑफ प्रीएम्बल वी इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग में हमने प्रीएम्बल के नाम से एक अपनी ओथ, अपना विजन को सबसे पहले मेंशन किया है। और वो ओथ कुछ इस तरह से थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign social secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expressions, belief and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of an individual and to the nation. In this Constitution Assembly, this 26th day of November, we hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. तो ये हमारा कुछ एक ओथ, एक प्रेम्बल था जिसके साथ ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे या फिर हमारा क्या विजन है उसको लेकर हम आगे बढ़े। तो ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल। इसके साथ बहुत सारे इससे घुमाकर क्वेश्चन पूछते हैं, विल डिस्कस इट लेटर। अभी हम बात करने वाले हैं अपने इस मुद्दे के बारे में। तो ये आप पार्ट देख रहे हो किस तरह से ये हमारे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था एक घर का, दादाजी का या कई जो पीढ़ियां थी उसमें आप देख रहे थे, तो उसी तरह हम उसी को एग्जाम्पल, अगर आप इस इमेज को देखिएगा हम यहीं से रेफरेंस लेते हुए चलेंगे। तो ये रहे हमारे दादाजी का घर। ठीक ठीक, हम इसको एक मिनट, मैं इसका रेफरेंस यहां से ले रही हूँ, इसको यहीं डाले देते हैं। इसको हम कॉपी कर देते हैं इन आवर नोट्स, पेज नंबर 22। सो ये रहा हमारा एक प्यारा घर। तो हम इधर साइड में कर लेते हैं तो दैट हमें रेफरेंस लेने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो शुरुआत हमने कहाँ से की, हमने डिसाइड किया कि हमारी एक बाउंड्री होगी जिसको हम लोगों ने आर्टिकल फर्स्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। बाउंड्री हम लोगों ने यहाँ पे देख ली थी कि हम घर की हमारी क्या बाउंड्री होगी, वो सब हम अपने एक जो रिटन फॉर्म होता है वैसे ही हमने सबसे पहले क्या रखा कि पहले डिसाइड तो करें कि हमारा एरिया कौन सा है। तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि भाग पहले में देखिए संघ और उसके राज्य। तो पहले संघ क्या होगा, जो पूरा हमारा बाउंड्रीज हो गई या फिर पूरी हमारी कंट्री होगी और उसके अंदर कौन कौन से राज्य होंगे उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, संघ और राज्य में क्या क्या रहेंगे वो वहां पर हो गया। उसके बाद हो गया अब इस बाउंड्री के अंदर जो हमारी कंट्री है उसमें कौन कौन हमारे नागरिक या सिविलियन रहेंगे या सिविलियन राइट हम किसे देंगे। तो जिस तरह से हमारे फैमिली में दादाजी डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से बच्चे, उनके पार्ट कौन होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, तो इस तरह से यहाँ भी हम लोगों ने सेकंड चैप्टर क्या रखा कि पहले बाउंड्री बना दी, पहले एक ये बाउंड्री बना दी, बाउंड्री के अंदर वेन डायग्राम की तरह देखिए उसके अंदर कौन कौन नागरिक या हमारे हम सब कौन होंगे, जो हम रह रहे हैं हम कंट्री में, उनके क्या क्या अधिकार होंगे। इसी से पता चलेगा कि कौन यहाँ का है कौन बाहर का है। कुछ अधिकार देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसमें का, जो घर के लोग होते हैं हमारे डिफरेंट राइट्स हैं या ज्यादा राइट्स हैं इन कंपैरिजन टू आवर नेबर्स। अगर ये घर है तो नेबर्स के भी कुछ राइट हैं। हमारे घर के बच्चे जाके नेबर के घर के अंदर उपद्रव नहीं मचा सकते। क्यों? क्योंकि उनके भी अपने राइट है, उनकी भी अपनी इंडिविजुअलिटी है, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे घर में कोई लड़ाई होगी, हम हमारे घर के बच्चे जाके
नेबर को डांटाएंगे, नेबर के बच्चों को डांटाएंगे तो हम बचाएंगे, अपने बच्चों को डांट फटकार भी देंगे, इवन दो, लेकिन प्रायोरिटी हमारे घर वालों के लिए हम ही है। तो कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी करना होगा, कुछ लेना होगा, या हमारी हेल्थ खराब होगी या कुछ भी होगा, तो जो फैमिली साथ में देगी, फैमिली अपने घर वालों के लिए करेगी, वो दूसरों का सपोर्ट कर सकती है, बट दैट लेवल पर जाकर वो दूसरों के लिए काम नहीं कर सकती। द सेम थिंग इज ऑल्सो इन आवर कंट्री, कि हमारे जो इस बाउंड्री के अंदर है, जो हमारे नागरिक हैं, उनको अधिकार देंगे, पहले बताएंगे कि ये हमारे नागरिक हैं, तो इनको अधिकार देंगे, और फिर उनके लिए अधिकार भी होंगे, और जो बाहर से आएंगे उनके लिए भी कुछ अधिकार देंगे, लेकिन वो इससे थोड़े से अलग होंगे, या ज्यादा अधिकार जो हमें मिले हैं वो नागरिकों को मिलेंगे। इसलिए हमें नागरिकता दिया गया कि कौन कौन हमारे बंदे हैं, कौन आए, कौन नए लोग बनना चाहते हैं, दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ आकर नागरिक बनना चाहते हैं, या बहुत समय, याद करिए वो समय का समय है जब हम आजाद हो रहे थे, साथ में ही हमारा एक टुकड़ा किया गया था पाकिस्तान के नाम पर। तो जो लोग चले गए पाकिस्तान, उनको कैसे हम अपनी नागरिकता से हटाएंगे? फिर कौन आ रहा है वापस, जाके वापस भी आए थे लोग, तो उन, या फिर जो लोग वहां से वापस आए थे, या जो लोग जाकर वापस आए थे, या कोई नागरिकता लेना चाह रहा है, ये सब हम लोगों ने सब मेंशन कर दिया नागरिकता वाले सेक्शन में। किसके पास राइट है? संसद के पास। और इस पूरे मुद्दे को नागरिकता के देखने के लिए बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि सिर्फ इस एरिया से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि दिस इज नॉट वेरी रिलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम। और देखोगे तो मैक्सिमम जगहों पर ये सिर्फ इतना पूछ लेता है पार्ट 2 में क्या है, उससे ज्यादा से डिटेल में नहीं पूछता। तो दो मेजर क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं। पहली बात की पार्ट 2 में हमारे नागरिकता की बात की गई है, और दूसरी चीज कि ये किसके अंडर आता है, तो संसद के पास राइट्स है, और ये पूरा मैटर देखता कौन है, वो गृह मंत्रालय देखता है, गृह मंत्रालय, नॉट गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय ये मैटर देखता है। तो ये दो चीजें हो गई हमारा पार्ट 1 पार्ट 2। अब पार्ट 3 में देखिए, अब दादाजी ने सपना देखा कि आज हमें एक नया घर मिला है, और हम इन फ्यूचर अपने बच्चों को लिए ऐसी बहुत सी जरूरतें हैं, जैसे भी हम लोगों ने बात की थी, जैसे कि एजुकेशन हो गया, जीने के लिए सांस लेना हो गया, अपने आप को एक्सप्रेस करना हो गया, कहीं भी घूमने जाना हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गई कि वो अलग जो भी उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जा सकते हैं, इन सब चीजों के लिए। और ये सब नैसर्गिक है, मौलिक अधिकार है, या फिर मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी इंसान की, वो जरूरी है देना, चाहे हमारे पास रिसोर्स है चाहे नहीं है, हम किसी भी हाल में ये चीज करेंगे। ये दादा दादी ने अपने बच्चों के लिए कसम खाई थी। तो सेम चीज यहाँ पे हमने क्या किया, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स डाले, यानी मूलभूत आवश्यकताएं। दो चीजें समझिए, हम अपनी कंट्री के नागरिक हैं, साथ में वी आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स। हमारी कंट्री ने ये डिसाइड किया गया है कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स को, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, जो भी है ह्यूमन रिसोर्स है हम। तो हमें, अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम कुछ काम करेंगे, उसके बदले हमें सरकार पैसे देगी, हम अपना घर चलाएंगे। तो हम दोनों इंटरडिपेंडेंट है, वी आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, सरकार और हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वही चीज है। तो यहाँ पे हाँ, उसके लिए हमें कुछ मौलिक अधिकार देने पड़ेंगे। अगर आपने सपोज आप एक जॉब में जाना चाहते हो, तो आपके कुछ रिक्वायरमेंट होगी, आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटी स्किल होंगी, उसके लिए हमें शुरुआत से बच्चे को उस चीज को सिखाना पड़ेगा। इस फील्ड में जाना है, सपोज आप यू वांट टू गो इन सिविल सर्विसेज फील्ड, तो उसके लिए बच्चों को शुरुआत से क्लासेस देना, उसके लर्निंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब चीजें उन्हें, ये लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब चीजें उन्हें बचपन से सिखाते हुए आना होगा। तो इसके लिए कुछ उनको मौलिक अधिकार देने पड़ेंगे कि हाँ तुम बाहर जा सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, एजुकेशन लोगे। तो इन सब चीजों के लिए ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो चाहिए ही चाहिए सिविल सर्वेंट के लिए। वही चीज डिसाइड किया कि मौलिक अधिकार कुछ हो ना हो, ये चीजें हमें प्रोवाइड करनी है आज की कंडीशन में भी। ये रहा हमारे दादा दादी का सपना। सपना क्या, ये उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अब दूसरी हो गई राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर राज्य, दैट इज द स्टेट, स्टेट क्या है हम 12 में बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया कि हमें इन फ्यूचर जो अभी तक नया भारत मिला है, अब इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, जॉब्स देंगे, लोग पढ़ेंगे, अब भारत का नाम करेंगे। जैसे जैसे हमारे रिसोर्स बढ़ेंगे तो हमारे पास इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो हमारे लिए कुछ और कर्तव्य भी है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही प्रोवाइड करना नहीं, हमारे और भी कर्तव्य। जैसे हमारे घर में क्या होगा, मान लीजिए हम गरीबी से हैं, गरीबी से आने के बाद हम कहेंगे अब हमारे पास पैसा आने का सोर्स होगा, तब हम अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाइक दिला देंगे। अभी बेचारा साइकिल पे चलता है, अब इसको हम बाइक दिला देंगे। फिर हमने ये कोशिश किया कि भाई लड़के लड़कियां दोनों हैं तो इक्वल वेजेस दे देंगे, यानी अगर जितना लड़के को पैसा देंगे या इनकम उसकी होगी उतनी हम लड़की को भी देंगे। तो ये हो गई इक्वालिटी हो गई। फिर सबके लिए रूल एक जैसा बनाएंगे, जिसको समान संहिता कहा गया, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया बहुत सारे रीजन से, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो हमारा कर्तव्य तो बनता है, बट
this समय for this time we are not capable enough to provide these things to our children. जैसे दादा दादी ने कहा कि हम इस समय केपेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब हमारे पास अच्छी कैपेसिटी होगी, हमारे पास रिसोर्सेस होंगे, तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे अपने बच्चों को और उनके बच्चों को। अगेन देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद राज्य को के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को कहा गया है कि जब आप केपेबल होंगे तो ये आप चाहोगे, आप जाकर क्या कर सकोगे, ये सब चीजें आपके नैतिक कर्तव्य बनते हैं और आप कोशिश करिए कि ये सब चीजें प्रोवाइड करिए। अब धीरे धीरे क्या क्या चीजें आई, कैसे कैसे बढ़ी, फिर हम इन दोनों में अंतर देखेंगे। पहला तो समझ में आया फंडामेंटल राइट्स क्या है, और दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या रहे, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट जा सकते हो। सेम थिंग एप्लीकेबल इन आर होम टू, या हमारे घर में भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। जब भी हमारे, मान लीजिए हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, कहा कि हम पढ़ने नहीं जाने देंगे, या फिर हमें मार पीट के कुटाई करके हमें घर में रख रहे हैं, या फिर हमें चाइल्ड लेबर में लगा दिया, तो अब घर के हम, इनके बच्चे तो घर के ही हैं, या हम अपने घर के बच्चे ही हैं, लेकिन हमारी एज बहुत छोटी है, हम 18 के भी नहीं हुए, हमें चाइल्ड लेबर में लगा दिया गया, फैक्ट्रीज में डाल दिया गया। अब इसके अगेंस्ट में हम जाके कोर्ट में अपने घर वालों के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी है, मौलिक अधिकार है, वो हम वो बॉन्ड है कि राज्य को, स्टेट को मानना ही पड़ेगा, या दूसरे इंडिविजुअल को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, इसे हमें कोई नहीं छीन सकता है। अगर किसी ने छीनने की हिम्मत करी, इवन इमरजेंसी तक में भी इसमें दो राइट जिसकी हम बात करेंगे, राइट टू राइट टू लाइफ, और दो आर्टिकल जो है 20 और 21 के बारे में बात करेंगे। ये दोनों हमें इमरजेंसी के टाइम पर भी नहीं छीने जा सकते, लेकिन फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी जो चौथा पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अगर वो राज्य के बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो प्रोवाइड कर सकती है, चाहे तो नहीं प्रोवाइड करेगी, रिसोर्स होने पर भी नहीं प्रोवाइड करेगी, तब भी उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये एक तरह से समझ लीजिए, ये राज्य के कुछ नैतिक दायित्व है कि हम अपने लोगों के लिए, जो हमारे नागरिक हैं या हमारे जो राज्य में रहते हैं, निवासी हैं हमारे, उनके लिए हम चाहें तो ये सब चीजें कर सकते हैं। ये हो गया। अब थर्ड पार्ट हो गया, ये बाद में ऐड ऑन हुआ था। ऐसे तो प्रियम्बल में भी कुछ चीजें थी जो बाद में ऐड ऑन हुई थी, किस में हुई थी, किस अमेंडमेंट हुई थी, इन सब चीजों के बारे में हम उधर बात करेंगे। तो ये हो गया पार्ट फोर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ था, फोर्थ ए, तो अब हमने कहा क्या कि बढ़िया है, सब चीज तुम काम ही करवाओगे, सब कुछ लोगे ही, फ्री में तुमको कंट्री भी मिली जा रही है, रहने की जगह भी मिली जा रही है, नागरिकता भी मिली जा रही है, फंडामेंटल राइट भी मिल गए, राज्य को भी जिम्मेदारी होगी, तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, तुम भी तो अपने इस कंट्री को बचा कर रखोगे। तो उसके लिए बनाए गए कुछ 11 ऐसे कर्तव्य बनाए गए। अगेन ये बाउंडेड नहीं है, ये अब कंडीशन बात करेंगे किस किस कंडीशन पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन जनरली ये बाउंडेड नहीं है कि आपको ये मानना ही मानना पड़ेगा, लेकिन ये आपके कर्तव्य हैं आपके देश के प्रति, वो हमारे 10 शुरुआत में थे और एक बाद में एड ऑन किया गया है। ये सब चीजें हम पार्ट फोर्थ के ए में देखेंगे। अब पार्ट फिफ्थ आ जाता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो जाता है। ये तो हमने एक खाका बना लिया कि हमारा घर क्या होगा, उसमें रहने वाले कौन होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, फिर हमारे पास जब रिसोर्स होंगे तो उनको क्या क्या अधिकार प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पर आएगा हमारा संघ। हम इसको दो पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाने वाला है। पार्ट सेकेंड में आप देखोगे ये रहा। इसमें क्या हुआ, अब हमने डिसाइड किया कि हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेमन के बारे में हम अगेन बात करेंगे कि उनके कंट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर हमने आज जो इंडिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं। तो हमने क्या कहा, डिसाइड किया कि दो तरह की गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट का टाइप और होता है, बेसिक जो की बात करें तो या तो यूनियन में रहेंगी कि हम अलग अलग राज्य हैं उसके बावजूद भी हम सब एक साथ रहेंगे, दो अलग तरह की गवर्नमेंट चलेगी, एक राज्य की अपनी, अलग अलग राज्यों की अपनी गवर्नमेंट होगी, और फाइनली एक सेंटर की गवर्नमेंट होगी जो पूरे इंडिया को देखेगी और हमेशा बांध के रखेगी, वो तोड़कर अलग होने नहीं देगी। तो ये दो तरह की गवर्नमेंट हमने बनाई। पहली हो गई यूनियन, तो सबसे पहले ये आउटर एरिया, इसलिए सबसे पहले हमने क्या रखेंगे, फिफ्थ पार्ट में क्या रखेंगे कि राज्य कैसे चलेगा, इसके लिए पूरा गवर्नमेंट सिस्टम, कोर्ट सिस्टम, ये सब, और जो सेंट्रल लेवल पे चलेगा वो संघ के बारे में यहाँ पर आ गया। दूसरी चीज है राज्य, फिर स्टेट लेवल पर जो पार्ट 6 में आ गया कि राज्य कैसे चलेगा। अब देखिएगा ये सिस्टम चलेगा, सबसे पहले यूनियन पूरा इंडिया, उसके अंदर आ जाएंगे छोटे छोटे राज्य, तो उसके अंदर आगे, उसके नीचे क्या चलेंगे, पहली अनुसूची में के भाग खा में राज्य को हटा दिया, ये एक रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये उस समय था जब
अंग्रेजों ने जब यहाँ पर जब हमें फ्रीडम मिली थी तो कुछ पार्ट्स में ABC ऐसे करके कुछ वो बना दिए गए थे, ABCD करके स्टेट्स बना दिए गए थे, वो अब नहीं है। अब हमारे स्टेट और यूनियन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है हमारी कंट्री का जो सिस्टम है, इसलिए उसे हटा दिया गया। ये हो गया 6, अब ये है 7। पहली अनुसूची के भाग हमें ये हो गया 7। अब 7 है नहीं, तो देखिए लाइन से कैसे चल रहा है। पहला सबसे ऊपर संघ, 6वां राज्य, तो 7 हटा दिया गया और 7 के बाद 8, हाँ 8 के बाद संघ राज्य क्षेत्र, फिर उसके बाद इसको यूटी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में ये हम भाग की बात कर रहे हैं, अभी आर्टिकल्स नहीं कर रहे। उसमें क्या क्या है, यूनियन टेरिटरी में क्या क्या चीजें रही। यूनियन टेरिटरी क्या होगी, कुछ ऐसे जगह हैं जो या तो बहुत दूर है या तो थोड़े कंट्रोवर्शियल है, ये अलग होने की कोशिश कर सकते हैं, या तो उनका कल्चर कुछ अलग है जिसको प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है, या फिर हमारे बाउंड्री से अलग है, या इस तरह से कल्चरल डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह के, ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, इतना कि उसको राज्य नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी उनके कल्चरल या फिर बहुत सारे मैटर पर उनको एक अलग राज्य भी नहीं बना सकते, किसी राज्य के अंडर भी नहीं दे सकते। उनको बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी किसकी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। तो उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रख देते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा गया, यूटी यूनियन टेरिटरी बोल दिया गया उसे, ठीक है। उसके बाद अब और एक लेवल और नीचे उतरे, एक तो ये सेंटर हो गया, फिर स्टेट हो गया, 7 हट गया, 7 वाला पार्ट हट गया, उसके अंदर हमने क्या गया, तो यूटी हो गया। यूटी के अंदर 2 तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे मिलेंगी। अब और नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो गांव मिलेगा और या तो हमें शहर मिलेगा। तो अब हमारे आज के टाइम पे शहर आप ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब हम आजाद हुए थे तो हमारी नियर अबाउट 60% जो पॉपुलेशन थी वो कृषि पर आधारित थी, और कृषि पे से 60% पॉपुलेशन के सिवा गांव बहुत बड़े या वाइडर एरियाज में एक्सपेंड थे। तो उसके बाद कौन सा आना चाहिए, इसलिए संघ के बाद यूटी के बाद हम क्या चलेंगे, पंचायत। और पंचायत के नीचे क्या हो गया, उसी पंचायत में 9 है, ये पार्ट 9 है, ये पार्ट 9 है। तो पार्ट 9 के ही ए में हमने म्युनिसिपालिटी या नगर पालिकाएं रख दी। उसके बाद नेक्स्ट हमने चाहे सहकारी समिति, उसी को अभी हम 9 का पार्ट बी बना के हम सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहां पर कुछ लोगों ने मिलकर अपनी खुद की सोसाइटी बनाकर कुछ काम करने की सोची, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को जगह दी गई कि आप कुछ राइट्स दिए जाएंगे अगर आप यूनाइट होकर कुछ काम करना चाहते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो भी एज अ गवर्नमेंट, उनके भी रूल रेगुलेशंस होंगे, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रन करेगी उन सबको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इतनी पार्ट क्लियर है, तो पूरा ये स्ट्रक्चर यहाँ से होता हुआ चला है।